वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपने इस वीडियो में मैं फेज़ रूल से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करूंगी। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने फेज़ रूल डिस्कस किया था, तो पहले एक बार फेज़ रूल देख लेते हैं। फेज़ रूल में हम कंसिडर करते हैं प्रोवाइडेड द इक्विलिब्रियम बिटवीन एनी नंबर ऑफ फेजेस को हम मानकर चल रहे हैं दीज आर सेपरेबल फिजिकल स्टेट्स, इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक फोर्स और बाय सरफेस एक्शन एंड ओनली बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को कंसिडर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फेज रूल उस सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर नंबर ऑफ फेजेस केवल 3 फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, जिनमें से पहला फैक्टर है टेम्परेचर, देन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। उसके अलावा कोई और फिजिकल फैक्टर हमारे नंबर ऑफ फिजिकल स्टेट्स को या फेजेस को इफेक्ट नहीं करता है। अगर ये 3 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तो इसके बेसिस पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिब्स फेज रूल इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। हमने ये भी समझा था कि इन टर्म्स के अकॉर्डिंग F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स हैं, P नंबर ऑफ फेजेस हैं। तो इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं फेज रूल एंड इट्स टर्म्स को। तो इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। सबसे पहली टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है फेज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। बेसिकली फेज को हम कंसिडर कर सकते हैं जो डिफरेंशिएबल फिजिकल स्टेट्स होती हैं उनको हम कहते हैं फेज। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। It is a homogeneous, physically distinct, mechanically separable portion of the system which is separated by a definite boundary by other such parts of the system। अब इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? अगर मैं इन जनरल कहूँ तो हम फेज को कंसिडर करते हैं फिजिकल स्टेट की फॉर्म में। इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल स्टेट्स, जिनमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फिजिकल स्टेट आती हैं। तो कोई ऐसी फिजिकल स्टेट जो कि होमोजीनस हो, फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, यानी हम उसको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसको मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हो, तो ऐसे पोर्शन को किसी भी सिस्टम के हम कंसिडर करते हैं फेज की फॉर्म में। यानी अगर किसी सिस्टम में 2 अलग अलग फिजिकल स्टेट प्रेजेंट हैं तो हम कंसीडर करेंगे कि इस सिस्टम में 2 फेज प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर लिक्विड वाटर और सॉलिड वाटर है, दैट मीन्स वी कैन से कि इफ अ सिस्टम इज हैविंग लिक्विड वाटर एंड गैसियस, और वी कैन से सॉलिड वाटर, कोई भी एक कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया गैसियस वाटर। गैसियस वाटर का मतलब है वाटर वेपर। तो अब ये लिक्विड वाटर और गैसियस वाटर यानी लिक्विड वाटर और वाटर वेपर ये होमोजीनस नहीं है, अलग अलग हमें दिखाई दे रही हैं, मिक्स नहीं हो रही हैं, फिजिकली डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि हमें सॉलिड अलग हमें लिक्विड अलग दिखाई दे रहा है, गैस अलग दिखाई दे रही है। मैकेनिकली सेपरेबल है, हम पानी को अलग कर सकते हैं और जो गैसियस पोर्शन है उसको अलग कर सकते हैं। तो पानी एक डेफिनेट बाउंड्री के साथ है और जो गैस है वो एक अलग डेफिनेट बाउंड्री के साथ है। इट इज गैसियस, इट इज गैसियस वाटर। ठीक है, तो दैट मीन्स इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा सिस्टम कैसा है? इट इज अ 2 फेज सिस्टम। सो इफ अ सिस्टम इज हैविंग लिक्विड वाटर एंड गैसियस वाटर, इट इज अ 2 फेज सिस्टम, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग फिजिकल स्टेट हो गई। एक फिजिकल स्टेट हमारे पास हो गई लिक्विड और दूसरी फिजिकल स्टेट हमारे पास हो गई गैस। अब हम जितनी भी नंबर ऑफ फिजिकल स्टेट्स होती हैं उन फिजिकल स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड फिजिकल स्टेट है तो जितने भी नंबर ऑफ सॉलिड होंगे उन नंबर ऑफ सॉलिड्स को हम सेपरेट फिजिकल स्टेट की फॉर्म में कंसिडर करेंगे। तो सॉलिड की जगह अगर मैं लिखूं यहाँ पर सॉलिड्स, तो दैट मीन्स दीज आर कंसिडर्ड एज सेपरेट और वी कैन से डिफरेंट फेज।
क्योंकि जितने भी सॉलिड हमारे पास होंगे उन सबको हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे हम उनको एक साथ मिलाकर रख दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास नमक है और चीनी है, उन दोनों को अगर हमने मिक्स किया तो हम उनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्ट एक सॉलिड है और शुगर एक दूसरा सॉलिड है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा सॉल्ट एंड शुगर, तो दैट मीन्स ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए? इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए P हो जाएगा 2। तो जितने नंबर ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होंगे किसी भी सिस्टम में, उन नंबर ऑफ सॉलिड्स को हम सेपरेट काउंट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं लिक्विड फेज पर, यानी अगर हमारे पास एक से ज्यादा लिक्विड हैं या कोई एक लिक्विड है। अगर एक लिक्विड है तो उसे हम लिक्विड फेज की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। लिक्विड्स में जो फर्स्ट कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन इज इफ लिक्विड्स आर मिसिबल, यानी अगर हमारे लिक्विड जो मिले हुए हैं वो ऐसे हैं कि अच्छे से मिक्स हो गए हैं, हम उनको फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम उनको देखकर सेपरेट कर सकते हैं, वो अच्छे से मिक्स हो गए, तो दैट मीन्स अ सिंगल फेज इज कंसिडर्ड। एक फेज काउंट होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास एक साथ हैं वाटर एंड एल्कोहल। अगर हम पानी और एल्कोहल को आपस में मिक्स करें तो इन दोनों को हम फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, यानी होमोजीनस सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस कंडीशन में दो लिक्विड हमारे पास हैं, लेकिन फेज कितनी होंगी? केवल एक फेज होगी। अगर दूसरी कंडीशन है, दैट मीन्स अगर हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स हैं, वी कैन से इफ दीज आर इमिसिबल, जिनका मिक्सचर जो है वो अच्छे से नहीं बना है, यानी वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, तो दीज आर कंसिडर्ड एज सेपरेट और वी कैन से डिफरेंट फेज। सेपरेट और डिफरेंट फेज अलग अलग काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस बार पानी के साथ कंसीडर किया ऑयल को, सपोज वी आर हैविंग वाटर और हमने इस वाटर के साथ मिक्स किया है ऑयल को, तो दोनों इमिसिबल हैं, दोनों अलग अलग हमें नजर आएंगे। अगर हमारे पास एक कंटेनर है तो उस कंटेनर के अंदर पानी की लेयर अलग होगी और ऑयल की लेयर अलग होगी, वो हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दैट मीन्स दोनों फिजिकल स्टेट लिक्विड होने के बाद भी, क्योंकि ये नॉन होमोजीनस है, इसलिए P की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ये हुई हमारी कंडीशन लिक्विड्स के लिए। लेकिन सपोज इफ वी आर हैविंग गैसेस, तो कितनी भी गैसेस एक साथ मिक्स हो जाएं, वो सारी गैसेस हमेशा सिंगल फेज की फॉर्म में काउंट होंगी। गैसेस आर कंसिडर्ड एज सिंगल फेज, क्योंकि गैसेस हमेशा मिसिबल होती हैं, गैसेस नॉन होमोजीनस नहीं होती, वो होमोजीनस होती हैं, और गैसेस के मिक्सचर को हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी गैस कैसी हमें दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो P की वैल्यू आती है वो हमेशा 1 आती है, सिंगल फेज की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। एक और फॉर्म को हम कंसिडर करते हैं जो कि हमारे पास होती है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट के अंदर हम अपने सॉल्यूट को मिक्स करते जा रहे हैं। उस कंडीशन में हमारा सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स होता चला जा रहा है। दैट मीन्स इफ वी आर हैविंग अ कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए हमारे पास कोई भी पानी मान लिया, इस पानी के अंदर मैंने ऐड किया सॉल्ट को। अब वो सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, तो मुझे केवल एक ही सिंगल फेज दिखाई दे रही है विच इज सॉल्यूशन। तो इसको मैं लिक्विड की फॉर्म में ना कंसीडर करके कैसे कंसीडर कर रही हूँ? सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो दैट मीन्स हमारे पास होगी सिंगल फेज, एक ही फेज हमें मिलेगी विच इज सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड की जगह सैचुरेटेड है, सपोज इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां हम पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉल्ट को या किसी सॉलिड को डालकर डिसॉल्व कर रहे हैं, और डिसॉल्व करते करते एक कंडीशन ऐसी आ गई कि ये घुलना बंद हो गया। अगर ये डिसॉल्व होना बंद हो गया तो हमें इसके पार्टिकल्स नजर आएंगे इस कंटेनर के अंदर, तो दैट मीन्स अब हमें दो अलग अलग फिजिकल स्टेट नजर आएंगी। तो इफ वी आर कंसीडरिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देयर विल बी 2 फेजेस, 2 फेज वहां पर होंगी। पहली फेज कौन सी होगी?
लिक्विड यानी सॉल्यूशन फेज और दूसरी फेज कौन सी होगी, सॉलिड फेज। तो एक हमारे पास है यहाँ पर सॉलिड और दूसरा हमारे पास है यहाँ पर सॉल्यूशन। दिस वन इज सॉल्यूशन। लेकिन जो इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, इसमें हमारा सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका है, तो इसमें केवल एक ही सिंगल फेज थी विच इज सॉल्यूशन। तो ये हमारा डिपेंड करता है जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम एक और कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं। तो थर्ड कंडीशन यहाँ मैं लिख रही हूं, सैचुरेटेड एट हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर 3 फेज प्रेजेंट होंगी। देयर विल बी 3 फेजेस। 3 फेज कौन सी होंगी, मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर था, जिस कंटेनर के अंदर हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है, इस लिक्विड के साथ प्रेजेंट है जो भी सॉल्ट या सॉलिड हमारा है, तो ये भी प्रेजेंट है। हाई टेम्परेचर का मतलब है हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर की फॉर्म में भी कन्वर्ट होंगे जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ हमारे पास 3 डिफरेंट फेज प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से पहली फेज होती है सॉलिड, दूसरी फेज हमारे पास हो गई सॉल्यूशन और तीसरी फेज हमारे पास होती है गैसियस फेज। यहाँ जो 2 फेजेस हैं, इसमें एक फेज हो गई हमारे पास सॉल्यूशन और दूसरी फेज हमारे पास होती है सॉलिड। लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक ही फेज हमारे पास होती है विच इज सॉल्यूशन। तो इसको हमें ध्यान रखना होगा, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड एट हाई टेम्परेचर। तो ये हमारी डिफरेंट नंबर ऑफ फेजेस की फॉर्मेशन होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकेंड टर्म की तरफ, जो कि है कॉम्पोनेंट। ये कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। It is the least number of independent chemical constituent, least number of chemical constituent in terms of which the composition of every phase can be expressed by means of a chemical formula। मतलब कि अगर हम किसी भी सिस्टम को कंसीडर करते हैं तो उस सिस्टम में जितनी नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट हैं, उस हर एक फेज को एक्सप्रेस करने के लिए जितने मिनिमम केमिकल फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, वो मिनिमम नंबर और वी कैन से वो लीस्ट नंबर ऑफ केमिकल फॉर्मूला हमारा कहलाता है नंबर ऑफ कंपोनेंट। इस नंबर ऑफ कंपोनेंट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली कैटेगरी हमारे पास होती है वो होती है फॉर फिजिकल सिस्टम, फॉर फिजिकल सिस्टम। तो अगर हम फिजिकल सिस्टम का एग्जाम्पल लें तो सपोज वी आर हैविंग अ वाटर सिस्टम। फिजिकल सिस्टम के एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने कंसीडर किया एक वाटर सिस्टम को। वाटर सिस्टम क्या होता है, जिस सिस्टम में हमारी 3 फिजिकल स्टेट प्रेजेंट है, यानी हम वाटर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉलिड, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड फॉर्म में और लिक्विड का कन्वर्जन गैसियस फॉर्म में। और वी कैन से वी आर हैविंग आइस, आइस को हमने कन्वर्ट किया वाटर की फॉर्म में और वाटर का कन्वर्जन किस फॉर्म में हुआ, वाटर वेपर की फॉर्म में हुआ। अब इस सिस्टम में हम किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसीडर करें, हमारे पास जो भी नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट हैं, उन नंबर ऑफ फेज में पहली फेज है सॉलिड विच इज आइस, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम H2O से, वाटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2O से और वेपर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2O से। तो हमारे पास फेज तो 3 है, लेकिन इस सिस्टम के लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हुए, केवल 1, क्योंकि केवल एक ही केमिकल फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम P की वैल्यू तो होगी 3, 1 इज सॉलिड, 1 इज लिक्विड, 1 इज गैस, और नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, दैट इज ओनली 1। क्यों होगा केवल एक कंपोनेंट, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही केमिकल फॉर्मूला है विच इज H2O, जिससे हमने अपनी तीनों फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया, इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए, 1। लेकिन अगर हम कंडीशन को कंसीडर करते हैं किसी केमिकल सिस्टम के लिए, इफ वी आर कंसीडरिंग फॉर केमिकल चेंज और वी कैन से अ केमिकल सिस्टम, तो इस केमिकल सिस्टम या केमिकल चेंज के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज C is equal to n minus E, यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू n माइनस E। इस इक्वेशन में जो वैल्यू हमारे पास है n, इस n को हम कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वी कैन से केमिकल स्पीशीज, और जो ई है वो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन रिलेटिंग द केमिकल स्पीशीज। तो वो नंबर ऑफ इक्वेशन जो हमारी सारी केमिकल स्पीशीज को रिलेट करे उसे हम कहते हैं ई। तो इन जनरल किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम एक ही सिंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की, विच इज CaCO3, और इस CaCO3 का कन्वर्जन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अब इस दिए हुए सिस्टम के लिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड है गैस। तो हम फेज क्योंकि पढ़ चुके हैं, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस दिए हुए सिस्टम में नंबर ऑफ फेज कितनी है, तो हम फेज के लिए कंसिडर कर सकते हैं देयर आर 2 सॉलिड्स। सॉलिड को हम हमेशा अलग अलग काउंट करते हैं। तो 1 फेज कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड, 2nd फेज कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड और 3rd फेज हमारी इस गैस का सॉलिड। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं P = 3। लेकिन क्योंकि हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे C = N-E। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n नंबर ऑफ स्पीशीज, और इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास 3 अलग अलग केमिकल्स हैं, दैट मीन्स 3, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 1। तो C की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 आई, यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हुए 2 हुए। तो दैट मीन्स इन 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट को या इन 3 फेजेस को हम केवल 2 केमिकल फॉर्मूले यूज करके मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो इसका एक जस्टिफिकेशन देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मेरे पास ये 3 केमिकल फॉर्मूले हैं, एक CaCO3, एक CaO, एक CO2। मुझे मैथमेटिकली इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है केवल 2 को यूज करके। तो मैं क्या कंसिडर कर रही हूं, मैंने एक तो ले लिया CaCO3 और एक ले लिया मैंने CaO। इन 2 को यूज करेंगे और प्लस माइनस करके इन 2 की हेल्प से ये तीनों हमें लिखने हैं। यानी एक तो हमें लिखना है CaCO3, दूसरा हमें लिखना है CaO और तीसरा हमें लिखना है CO2। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। जब हमें CaCO3 लिखना है तो हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं। हम कंसिडर करेंगे 1 CaCO3 प्लस 0, ये अंडरलाइन कर रही हूं मैं 0 को, 0 CaO। अगर CaO की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे ही जब हमें कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है तो हम लिखेंगे 0 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 1 CaO, तो ये CaO के इक्वल हो गया। जब हमें लिखना है CO2 तो हम लिखेंगे CaCO3 माइनस CaO। इस CaCO3 में से अगर हम CaO को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी CO2। तो दैट मीन्स अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन दी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारे इस रूल को फॉलो करती हैं, C = N-E। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनके लिए हम इस रूल को फॉलो नहीं करते और उन रिएक्शन की दी हुई कंडीशंस को हम कंसीडर करते हैं। अब अपनी अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं, विच इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पर मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ यूज्ड केमिकल फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट अप इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जिस डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिब्स फेज रूल इक्वेशन। जो इक्वेशन हमारे पास थी F = C - P + 2। अब ये इक्वेशन F, इस इक्वेशन में F क्या है यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, 3 फैक्टर्स वेरी कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। जिन 3 फैक्टर का इफेक्ट हमारी नंबर ऑफ फेज पर या डिग्री ऑफ फ्रीडम पर पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 3 में से वो मिनिमम नंबर, जो मिनिमम नंबर इन वेरिएबल फैक्टर्स का वेरी करता है, यानी किसी भी सिस्टम के लिए कितने फैक्टर कांस्टेंट हैं और कितने फैक्टर वेरी कर रहे हैं, तो वेरिंग फैक्टर के नंबर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं ऐसे कंसीडर करूं, इफ f की वैल्यू 0 है, तो 0 का मतलब क्या है, देयर आर 0 वेरिएबल फैक्टर्स। दैट मीन्स तीनों फैक्टर्स कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, इनमें से कोई भी फैक्टर वेरी नहीं करेगा।
अगर f की वैल्यू 0 होती है तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं नॉन वेरिएंट। द सिस्टम इज नॉन वेरिएंट। नॉन वेरिएंट का मतलब क्या है? कोई फैक्टर वेरी नहीं कर रहा। ऑल 3 फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तीनों फैक्टर कांस्टेंट हैं, कोई फैक्टर वेरी नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हमारा सिस्टम कैसा हुआ? नॉन वेरिएंट हुआ। लेकिन अगर f की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब क्या होता है? सिस्टम कैसा है? इट इज मोनोवेरिएंट। मोनोवेरिएंट का मतलब एक सिस्टम, एक जो फैक्टर है वो वेरी करेगा और 2 फैक्टर कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं two factors are constant and one varies। यानी एक फैक्टर वेरी करता है, दैट मीन्स चेंज हो सकता है, और बाकी के 2 फैक्टर कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे। लेकिन अगर f की वैल्यू 2 आती है तो इसका मतलब होता है द सिस्टम इज बाईवेरिएंट। बाईवेरिएंट मतलब कि 2 फैक्टर वेरी कर रहे हैं और केवल एक फैक्टर कांस्टेंट है। तो 1 फैक्टर इज कांस्टेंट एंड 2 फैक्टर्स वेरीज। एक फैक्टर कांस्टेंट है और बाकी के 2 फैक्टर क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। नाम से हमें समझ में आ रहा है नॉन वेरिएंट मतलब कोई वेरी नहीं कर रहा, मोनोवेरिएंट मतलब एक वेरी कर रहा है, बाईवेरिएंट मतलब कि 2 वेरी कर रहे हैं। और किन 3 में से? टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में से। तो इस तरीके से हम अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी दिए हुए सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे। तो एक बार इस सबको सम अप कर देती हूँ। हमने सबसे पहले समझा कि फेज क्या होती है। फेज हमारे सिस्टम का ऐसा पार्ट है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फिजिकल स्टेट। ऐसी फिजिकल स्टेट जो कि होमोजीनस हो, वो एक साथ काउंट होती हैं सिंगल फेज की फॉर्म में, जो कि हमें अलग अलग नजर आ रही हो और इजीली उनको सेपरेट किया जा सकता हो, उसको हम अलग अलग फेज की फॉर्म में काउंट करते हैं या अलग अलग फिजिकल स्टेट की फॉर्म में काउंट करते हैं। तो किसी भी सिस्टम में जितनी नंबर ऑफ फिजिकल स्टेट प्रेजेंट होंगी वो होगा उस सिस्टम के लिए नंबर ऑफ फेज। उसके बाद उन फेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम जितने मिनिमम या कम से कम केमिकल फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल फॉर्मूले जो हम यूज कर सकते हैं उस नंबर को हम कहते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट। फिजिकल सिस्टम के लिए फॉर्मूला कंसीडर करते हैं और केमिकल सिस्टम के लिए हम दी हुई इक्वेशन के अकॉर्डिंग C इज इक्वल टू n-e कंसीडर करते हैं। P और C की वैल्यू को प्लेस करने पर हमारे पास गिब्स फेज रूल इक्वेशन का रिजल्ट आता है, जिससे हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? इट इज नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, कि ये 3 फिजिकल फैक्टर हैं, इनमें से कितने फैक्टर वेरी कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हमें एक सिंगल लाइन की फॉर्म में लिखना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन सिस्टम। तो हमने ये 3 डिफरेंट टर्म्स को समझा। अब इससे जो आगे वाली वीडियो होगी उस वीडियो में हम फेज रूल के एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे 1 कंपोनेंट सिस्टम यानी कि वाटर सिस्टम पर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ सजेशन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स।